हेलो गाइस, ये गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो न्यूक्लियर फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 है उसका जो सेकंड पार्ट है। यूनिट नंबर 3 में दो पार्ट थे, एक तो एक्सेलरेटर वाला, एक डिटेक्टर वाला। तो एक्सेलरेटर वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और जो डिटेक्टर वाला पार्ट था उसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। उसमें एक कर्व पढ़ा था और उस कर्व के बेस पे हमने बोला था कि डिटेक्टर कितने टाइप के हो सकते हैं, या जो हम लोग जनरली यूज में लेते हैं वो डिटेक्टर क्या क्या होते हैं, डिटेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग बेसिक जो आइडिया था डिटेक्टर का वो कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग दो डिटेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। एक तो जो आयनाइजेशन डिटेक्टर होता है जिसको आयनीकरण चेंबर भी बोलते हैं, आयनाइजेशन चेंबर बोलते हैं। और दूसरा है जीएम काउंटर, गीगर मूलर काउंटर, या गाइगर मूलर गणित्र बोलते हैं हिंदी के अंदर, गाइगर मूलर गणित्र। तो ये जो है गाइगर मूलर गणित्र, जीएम काउंटर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके 99% चांस है इसके आने के, इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो गाइगर मूलर जो गणित्र है, गीगर मूलर जो काउंटर है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आएगा, यही मान के चलिए आप, ये 100% आएगा, इतना है। ठीक है, कुछ रेयर केस ना हो जाए तब तक इसके चांसेस है कि ये आएगा आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना गाइगर मूलर को। तो मैं अब तक जो हमने कर दिया उसके बारे में थोड़ा सा एक रिकेप कर देता हूँ कि क्या क्या हम लोग स्टडी कर चुके हैं डिटेक्टर के अंदर। फिर हम लोग गाइगर मूलर पे और जो आयनाइजेशन चेंबर उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, फुली थ्योरी है, इसमें कैलकुलेशन या डेरिवेशन कुछ नहीं है, थ्योरी है पूरा। ठीक है, तो हम लोग पहले थोड़ा सा मैं एक बता देता हूँ कि क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में डिटेक्टर से रिलेटेड, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो हम लोग बात करें तो क्या करें, हम लोग बात करते हैं, ये कलर ठीक दिख रहा है ना? एक सेकंड, कलर ठीक दिख रहा है? कोई दूसरा कलर यूज में लूँ मैं? एक सेकंड, ये ठीक नहीं दिख रहा, ये भी ठीक नहीं दिख रहा ना? ये ठीक दिख रहा है क्या? ये भी ठीक नहीं दिख रहा। एक सेकंड, कलर सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। कलर मैंने बैकग्राउंड का ऐसा ले लिया। ब्लैक ठीक है ना? ब्लैक इनमें बेस्ट विजिबल है। चलो ब्लैक रखते हैं हम लोग। अभी देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सबसे पहले तो डिटेक्टर, कि डिटेक्टर है, हमने डिटेक्टर का क्या डेफिनेशन दिया। डिटेक्टर रियल में कैसा दिखता है आपको मालूम है? डिटेक्टर रियल में जो है वो ऐसा दिखता है। मतलब बाहर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें बताते रहते हैं कितने पार्टिकल आ गए, कितने जो भी होता है उसमें दिखता रहता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, इसमें रीडिंग आता रहता है। और अंदर जो होता है उसके एक ट्यूब बना हुआ होता है, वो कुछ इस तरीके का ट्यूब होता है। ये अंदर मतलब अंदर की प्रोसेस दिखा रहा है ये, लेकिन एक्चुअल में बाहर से तो एक बस जैसे सिलेंडर की तरह ट्यूब दिखता है। कैसा होता है? जैसे एग्जैक्टली ये ऐसा होता है। एमएससी के अंदर ये प्रैक्टिकल्स में होते हैं। ये देखो, ये खाली ये मतलब एक सिलेंडर टाइप का है, कुछ नहीं है, ये सिलेंडर टाइप का है, कुछ नहीं दिखता है इसके, ये मेटेलिक सिलेंडर टाइप का होता है। और इसके साथ में ये वायर कनेक्ट होता है और ये इसमें रीडिंग आता रहता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये डिटेक्टर होता है। तो ये तो एक्चुअल में ऐसा दिखता है ये। और डिटेक्टर होता क्या है इसके बारे में मैंने बता चुका हूं मैं पहले, लेकिन थोड़ा सा फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं आपको। क्या है बेसिकली डिटेक्टर? कि जैसे हमारे जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, ये कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में नए पार्टिकल जनरेट होते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, वहां पे अल्फा पार्टिकल बन रहे हैं, या कोई बीटा पार्टिकल, या कोई गामा पार्टिकल, कुछ ना कुछ जो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो भी पार्टिकल एमिट होते रहते हैं। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि ये किस टाइप के पार्टिकल है, क्योंकि रिएक्शन जब हो रही है तो हमारे को तो नहीं पता ना कि वो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, बीटा हो रहे हैं, या किस टाइप के पर्टिकुलर पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, उनकी कितनी एनर्जी है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कोई आइडिया नहीं है। तो उनका पता कैसे लगाए, उनको डिटेक्शन कैसे करें? तो जिस मशीन से पता लगाते हैं, जिस मशीन से डिटेक्ट करते हैं, उस मशीन को बोलते हैं डिटेक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गणित्र बोलते हैं ना, हिंदी में इसको गणित्र। थर्ड ईयर के अंदर वैसे डिटेक्टर के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, गाइगर मूलर डिटेक्टर का ही प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अभी देखिए, हम लोग बात करते हैं कि ये डिटेक्टर होता था। फिर हम लोगों ने डिटेक्टर में एक बात की थी कि क्या है, कि जैसे डिटेक्टर क्या होता है, डिटेक्टर को हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करके, बैटरी से नहीं, जैसे ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर मतलब एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का बना हुआ होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे एक वायर कनेक्टेड होता है ये अंदर, ये बहुत पतला वायर होता है, बहुत पतला। कितना पतला?
ऑलमोस्ट 0.1 सेंटीमीटर का, इतना वायर, छोटा सा पतला सा वायर होता है। ये जो पार्ट है जनरली मेटल का बना हुआ होता है, ये जो सिलेंडर का जो पार्ट है वो मेटल का बना होता है, मतलब इसका अंदर वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो है इसको क्या करते हैं हम लोग, इधर से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल तो इससे कनेक्ट कर देते हैं, कैथोड बोल देते हैं इसको। और ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इधर हम लोग इससे कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। साथ में हम लोग जैसे एक रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है। रेजिस्टर में करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के बाद में करंट फ्लो होगा, उसी से हम लोग पता लगाते हैं कि कितने क्या इलेक्ट्रॉन्स है, सारा प्रोसेस उसी से होता है, ठीक है। देखिए क्या है एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे, ऐसा है कि यहाँ पे अंदर कुछ पार्टिकल्स आते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया है, येलो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। अब यहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ पार्टिकल एमिट होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वही तो होता है जो ऑटोमेटिकली क्या करता रहता है, पार्टिकल्स एमिट करता रहता है। तो मान लो कि यहाँ से कुछ अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, अब वो अल्फा पार्टिकल्स को ये मान लो कि इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर कर गए। अब इसके अंदर एंटर कर गए, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, गैस भर के रखते हैं, क्या करते हैं, कोई गैस भर के रखते हैं। अब वो गैस क्या होगी, आयोनाइजेशन होगा उसका, आयनीकरण होता है उसका। आयनीकरण मतलब क्या, आयोनाइजेशन मतलब कि ये यहाँ से जैसे अल्फा पार्टिकल आएंगे, अल्फा पार्टिकल गैस के पार्टिकल से कोलिजन करेंगे, और वो जो गैस के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर देंगे, और खुद कैसे बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन्स है और वो जो आयंस है वो इसके अंदर मोशन करेंगे, इसके अंदर मूव करेंगे। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पॉजिटिव वायर की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिव आयन बन गए वो इस सॉरी जो पॉजिटिव आयन बन गए वो इसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ। उसकी वजह से क्या होगा, वायर में करंट फ्लो होगा, और वायर में करंट फ्लो होगा तो हम लोगों को पता चलेगा कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके बेस पे हम लोग आइडिया लगाएंगे कि कितने पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, ठीक है। सॉरी हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना है उसके अकॉर्डिंग ये आइडिया लगाते हैं, या कितने पार्टिकल है, ठीक है। ये चीज है, ये बैटरी है, इसका वोल्टेज है V ले लो, ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर करंट कितना क्या आ रहा है उसका सिग्नल लेने के लिए हम लोग यहाँ पर एक और मशीन लगा के रखते हैं जिसको एम्पलीफायर बोलते हैं, एम्पलीफायर। और इसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आ गया कि इसको कैसे आगे रीडिंग करते हैं, वो मेन जो डिटेक्टर का पार्ट है वो ये है, ठीक है। तो हम लोग इसकी स्टडी करने वाले हैं, ये आगे जाके कैसे एम्पलीफाई करके हम सिग्नल को रीड करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। वी आर नॉट स्टडिंग दैट पार्ट, हम लोगों को इसके बारे में बात करनी है, डिटेक्टर के बारे में। तो ये डिटेक्टर का प्रोसेस होता है। अब यहाँ से बैटरी का जो वोल्टेज है V मैं इंक्रीज करता हूं, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, यहाँ पर जो यहाँ पे जो आयंस आ रहे हैं उनके बीच में जो कोलिजन होगा, कोलिजन की वजह से जो करंट फ्लो होगा, कितने पार्टिकल एमिट होंगे, वो जो पार्टिकल्स का जो पूरा आइडिया है वो वोल्टेज के बेस पे चलता है। मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या करंट है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वो किस वे में होता है। तो उसके लिए हमने एक ग्राफ देखा था, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा था ऐसा, कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं ना, और ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज और पार्टिकल है, पार्टिकल का log n का जो n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये समझ लीजिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का log ले लूँ तो उसका एक कर्व बनाया था हमने, और वो कर्व बना था वो ऐसे था कि जैसे मान लो कि यहाँ से स्टार्टिंग ले लूँ मैं, तो पहले क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा मिल रहे हैं, तो एक तरीके से आप करंट इंक्रीज हो रहा है, आप ये समझ लीजिए। ये करंट ही ले लीजिए, यहाँ पे करंट का भी सेम इसी तरीके से बनता है, करंट का है ना, धीरे धीरे क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे कुछ जीरो से लेकर करीबन 10 वोल्ट तक ये क्या होता है, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं पुनर्नियोजन, पुनर्वियोजन क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन रीजियन, दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन रीजियन, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है, करंट का वैल्यू थोड़ा कांस्टेंट सा हो जाता है, जिस जगह कांस्टेंट होता है जिस एरिया में, ये करीबन 100 से लेके करीबन 200 तक मान लो। ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल काउंटर, ये सॉरी इसको बोलते हैं आयनाइजेशन, आयनीकरण, आयनीकरण
प्रोपोर्शनल काउंटर भी बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल रीजन, ये ले लो, प्रोपोर्शनल नहीं, सॉरी, प्रोपोर्शनल नहीं, आयनीकरण, आयनीकरण तो आयोनाइजेशन चेंबर बोलते हैं, आयोनाइजेशन रीजन ऐसे ले लो, आयोनाइजेशन रीजन, ये आयोनाइजेशन रीजन होगा। फिर इसके बाद में ये इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये इस रीजन में क्या होता है, वी और आई क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो इस समानुपाती होते हैं, तो इसको बोलते हैं समानुपातिक क्षेत्र। ये मैं लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, मैं जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको। समानुपातिक क्षेत्र है, ये प्रोपोर्शनल है। फिर इससे थोड़ा इंक्रीज होता है, ये होता है सीमित आनुपातिक बोलते हैं इसको, लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन। इसके बाद वाला जो है ये वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा पहले तो ऐसे जाता है फिर ऐसे हो जाता है, ये है गीगर मूलर रीजन, गीगर मूलर रीजन, ये गीगर मूलर होता है, ठीक है। ये कुछ होता है 600 तक यहाँ तक होता है, और ये करीबन 800 या 1000 के आसपास से स्टार्ट होता है, रेंज होती है, डिपेंड करता है पार्टिकल्स पे, डिपेंड करता है डिटेक्टर्स की क्वालिटी पे, उसके हिसाब से चलता है। 800 से 1000 के आसपास चालू होता है और ये 2000 तक रहता है, ये मान लीजिए इस रेंज में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं मैं, ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एग्जाम में आएगा ये। और इसके बाद वाला जो होता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर कंट्रोल से बाहर हो जाती है चीजें। तो ये पूरा रीजन है। अगर आप बैटरी का जो वोल्टेज है ना, बैटरी का वोल्टेज इस रीजन का लेके चल रहे हो 10 से 200 के बीच का, तो आपका जो क्षेत्र मिलेगा वो कौन सा होगा, आयनीकरण क्षेत्र होगा, आयोनाइजेशन रीजन में वर्क करेगा डिटेक्टर। और आयोनाइजेशन रीजन में अगर डिटेक्टर वर्क करता है तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन चेंबर या आयोनाइजेशन डिटेक्टर, आयनीकरण चेंबर या आयोनाइजेशन आयनीकरण गणित्र, ठीक है ना। ये इसमें जो काम करता है वो, ठीक है, जो इस समानुपाती वाले क्षेत्र में काम करता है 200 से 600 के बीच में, उसको बोलते हैं समानुपातिक गणित्र। अरे जो काउंटर इस रीजन में काम करता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल काउंटर। और जो इस रीजन में काम करता है, मतलब वोल्टेज का वैल्यू जब यहां से यहां तक लगाता हूं तब क्या क्या प्रोसेस होती है, और जब डिटेक्टर के लिए हम लोग ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो डिटेक्टर बनता है या जो डिटेक्टर वर्क करता है उसको हम बोलते हैं गीगर मूलर डिटेक्टर, ये गाइगर मूलर गणित्र, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबका जो ये प्रोसेस है ये सबका मैंने बता दिया था, इसका जो सिद्धांत है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, आयनीकरण के बारे में। तीनों का जो कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब संरचना, वो तीनों की एक ही जैसी है, एक ही ध्यान में रख लो तो तीनों की काम में आ जाएगी। तो हम लोग थोड़ा सा आयनीकरण के बारे में पूछेंगे, मेन इसके बारे में चलेंगे फिर, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, आयनीकरण के बारे में, आयोनाइजेशन वाले के बारे में। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट आयनीकरण गणित्र, या चेंबर बोलते हैं इसको, चेंबर, इसको आयोनाइजेशन चेंबर, आयोनाइजेशन चेंबर या काउंटर, ठीक है। आयोनाइजेशन चेंबर या काउंटर बोलेंगे हम लोग इसको। हाँ, एक सेकेंड, ठीक है। आयोनाइजेशन चेंबर या आयोनाइजेशन काउंटर बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसका प्रोसीजर देख लीजिए। वो तीनों काउंटर जो होंगे ना, एक तो ये है, एक इसके बाद में हम लोग कौन सा होता है, ये फर्स्ट होता है, सेकंड हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल काउंटर, प्रोपोर्शनल काउंटर, जिसको बोलते हैं समानुपातिक गणित्र, समानुपातिक गणित्र, ठीक है। और जो थर्ड वन है दैट इज जीएम काउंटर, गाइगर मूलर गणित्र, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, गाइगर मूलर गणित्र, गाइगर मूलर गणित्र, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी देखिए हम लोग तीनों का जो संरचना है कि कैसे इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे कैसे क्या होता है, इनमें क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आयनीकरण के बारे में बात करते हैं, आयोनाइजेशन चेंबर को डिस्कस कर लेते हैं, संरचना तीनों की उसी में हो जाएगी, ठीक है।
तो आयनाइजेशन चेंबर, लेट्स टॉक अबाउट आयनीकरण चेंबर। आयनीकरण चेंबर, आयोनाइजेशन। अभी सुन लीजिए, पूरा थ्योरी है ये, थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, थ्योरी है, तो इसमें कुछ वैसा नहीं है कि हम लोग कुछ कंसेप्चुअल बात क्या करें इसके अंदर, या कुछ इंटेलेक्चुअल बात नहीं है, बट हाँ समझ लीजिए। देखिए क्या है, एक ऐसा मेटल का बना हुआ क्या होता है इसके अंदर, संरचना देख लीजिए इसकी कैसी होती है। इसकी संरचना पूछी जाती है अक्सर, अगर पूछा जाता है तो यहाँ से एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार, एक मेटेलिक बना, मतलब एक मेटल का सिलेंडर बना हुआ होता है, ऐसा एक धातु का एक क्या हो, बेलनाकार आकार का एक वो बना दिया जाता है पात्र। और इसके अंदर क्या है, इसमें एक वायर लगा देते हैं, महीन वायर, महीन मतलब वेरी थिन, एक वायर है बीच में से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये मेटल का है, ये वेरी थिन वायर है। ये जो है इसका जो साइज है 0.1 सेंटीमीटर के अराउंड इसका साइज होता है, मतलब इतना पतला होता है। इसका रेडियस या डायमीटर जो का रेंज जो होता है ना, वो इतना होता है, 0.1 सेंटीमीटर का रेंज का होता है, ठीक है। वॉइस वीडियो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हाँ जी शायद ठीक है। तो ये बहुत पतला होता है। फिर ये जो होता है वो ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर के अराउंड। कंपनीज पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत 19-20 चलता रहता है, इतना कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन एक आइडियल साइज ये है, 10 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। ये 0.1 सेंटीमीटर के है, ठीक है। और इसमें इसमें प्रेशराइज करके गैस भर दी जाती है। अब गैस क्या, 2-3 गैसों का मिक्सर भी होता है, जैसे आर्गन, आर्गन गैस भर दी, CO2 होती है, और भी कुछ गैसेस होती है, ठीक है। ये गैस भर दी है इसके अंदर। अब क्या करेंगे इसको, इसमें जो प्रेशर होता है, गैसेस का प्रेशर है वो कुछ होता है 6 mmHg के बराबर होता है। मतलब हीलियम का, सॉरी, जो पारे का 6 mm हाइट तक कवर करने में, ये तो क्या है, ये किसका, ये यूनिट है किसका, प्रेशर का, Hg, mmHg। तो 6 mmHg के इक्वल जो प्रेशर होता है उतना प्रेशर इसमें रखा जाता है। एग्जैक्ट चीजें नहीं होती है, रेंज होती है इनकी। मैं एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में इनकी रेंज होती है कि ये इतना इतना। जब आप लैब में देखोगे तो इनकी जो साइज है ना, ये जैसे 10 सेंटीमीटर है, कुछ छोटे भी होते हैं कुछ बड़े भी होते हैं, कंपनीज पे डिपेंड करता है ये कहाँ से आपने मंगवाए हैं। जैसे जनरली जो न्यूक्लियर फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो स्विट्जरलैंड में वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ से ये मशीनरीज आती है जनरली, या जापान से आती है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी आपके लिए ये डेवलप कर रही है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक ओवर मोटा मोटा आइडिया है किस तरीके का होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दो, इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से कर दो, इसको कैथोड बोलेंगे जनरली। ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट कर दो, इसको बोलेंगे एनोड, ठीक है। यहाँ से ये बैटरी कनेक्ट कर दी। अब क्या है, यहाँ पर एक हम लोग रेजिस्टर लगा देते हैं, ये इससे क्या है, हम लोग करंट का आइडिया ले लेते हैं कि करंट कितना क्या जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेन मतलब डेटा सिग्नल को रीड करने के लिए, हम लोग कैपेसिटर की हेल्प लेके यहाँ पे एक एम्पलीफायर कनेक्ट कर देते हैं, इधर एक एम्पलीफायर कनेक्ट कर देते हैं। ये एक एम्पलीफायर होता है यहाँ पे, क्लियर है। ये यहाँ वाला जुगाड़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आ गया, मेन ये जो चीज़ है अपना डिटेक्टर है। तो अपने को इस कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, जैसे आपको आयनीकरण चेंबर के बारे में पूछ लिया, तो आयनीकरण चेंबर के बारे में क्या लिखोगे आप, आयनीकरण चेंबर के बारे में, ये जैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया, अगर आपको आयनीकरण चेंबर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप आयनीकरण चेंबर के बारे में, आयनाइजेशन चेंबर के बारे में क्या लिखोगे, थोड़ा तो ये जो मैंने ये यहाँ पे बताया था आयनाइजेशन के बारे में, ये थोड़ा सा डिटेल लिख देना। इसके अंदर करंट का मान लगभग लगभग क्या होता है, नियत होता है, करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और ये लगभग 10 से 200 वोल्ट के बीच में वर्क करता है, ये रेंज होती है, तो इस परास में कार्य करता है ये। तो इसमें क्या क्या लिखोगे आप, जैसे 2-3 तो बातें लिख सकते हो आप, क्या, जैसे करंट जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, क्लियर है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जनरली जो है 10 से 200 वोल्ट रेंज है ये, के बीच में वर्क करता है, इस रेंज के बीच में काम करता है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए।
पॉइंट वाइज लिखनी है डिटेल, पॉइंट वाइज लिखनी है ताकि पढ़ने वाले को आसान लगे, उसको समझना आसान होगा, तो वो उसके लिए मार्क्स देना भी आसान होगा। उसको समझने में ज़्यादा जोर आ रहा है, इसलिए आपके मार्क्स भी डिफिकल्ट हो गए लाना, ठीक है। ये चीज़ें लिख दी। फिर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की, संरचना के बारे में। आप इसका वो ले सकते हो स्क्रीनशॉट, कंस्ट्रक्शन। थ्योरी को आप पॉइंट्स में याद रखोगे ना तभी याद रहती है। जैसे कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें, जो डायग्राम अगर याद है ना तो चीज़ें लिख दो, क्या क्या है ये। जैसे मान लो कि एक पॉइंट तो ये लिख दिया कि ये धातु का बना है, कुछ में ये ग्लास का भी बना होता है, कांच का भी बना होता है, लेकिन फिर यहाँ पे क्या करते हैं वो, यहाँ पे धातु के प्लेट्स लगा देते हैं यहाँ पे। फिर ये जो ये क्योंकि मेटल से कनेक्ट होगा ना, अगर बैटरी है तो धातु से कनेक्ट होगा ना, कांच तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, अचालक होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये भी पूरा या तो मेटल का बना हो सकता है, ये इसका कुछ पार्ट मेटल का बना हो सकता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग ये बोलते थे कि ये जो बेलनाकार धातु का बना हुआ एक क्या होता है, बेलनाकार संरचना होती है ये। तो मेटल का है ये, मेटालिक है ये, मेटालिक, इसको बोलते हैं क्या, धातु का बेलनाकार संरचना है ये। इसमें एक वायर है, ये जो तार है ये किसका काम करता है, एनोड का, ये एनोड का काम करता है। इसकी जो साइज है ये 0.1 सेंटीमीटर के अराउंड है। ये इसमें देख देख के लिखना है। फिर मतलब ये डायग्राम आप ध्यान रखोगे तो इसमें देख देख के लिखना है। इसमें क्या है, ये जो इसका धात्विक वाला भाग है ये किसका, ये नेगेटिव पार्ट काम करता है, कैथोड का काम करता है ये, इट विल वर्क एज ए कैथोड टर्मिनल। तो ये धातु की सतह जो है, धातु की सतह कैथोड का काम करती है, कैथोड का काम करती है, कैथोड, ठीक है, कैथोड का काम करती है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं चीजें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कैथोड का वर्क करती है। फिर ये कैथोड का हो गया, और क्या लिखोगे, और लिख दो कि इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई रहती है, आर्गन, CO2, और भी गैसेस होती है लेकिन मिक्सचर होता है। इसमें जो गैसेस होती है आर्गन, CO2, और भी मिक्सचर होते हैं, मिक्सड होता है, मिक्सचर होता है गैसेस का, मिश्रण होता है, ठीक है। ये है, और क्या है, और क्या है, इसको यहाँ से बैटरी से तो कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ था जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, करंट का मेजरमेंट करते हैं। यहाँ से करंट फ्लो होगा तो उसी को इन्फॉर्मेशन में लेते हैं। तो इसका एक रजिस्टर लगा होता है, सर्किट से कनेक्टेड है, मतलब ये परिपथ से जुड़ा हुआ होता है, परिपथ से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये सारा सिस्टम हो गया इसका। इसका आयनीकरण चेंबर के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, आयनाइजेशन चेंबर के बारे में। इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख सकते हो। अब लैंग्वेज आप आराम से बना सकते हो इजीली। कैसे, ये एक धातु की बनी हुई एक नलिका होती है जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, आराम से, ठीक है। डिटेक्टर इज मेड विद मेटल इन ए सिलेंड्रिकल फॉर्म, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, देर इज ए वायर इन द मिडिल ऑफ द सिलेंडर एंड द रेडियस ऑफ द वायर इज ऑलमोस्ट 0.1 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये चीजें लिख सकते हो। देर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑफ लाइक आर्गन, CO2 एंड अदर गैसेस इन द चैम्बर एंड द प्रेशर ऑफ द चैम्बर और द गैसेस इज ऑलमोस्ट 6 mmHg। इस तरीके से आप पॉइंट बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। द नेगेटिव टर्म, the wire, the thin wire is connected to the positive terminal of the battery and the outer part or the metallic part of the cylinder is connected with the negative terminal। इस तरीके से आप इन चीजों को लिख सकते हो कि ये ऋणात्मक, ये धातु का जो भाग होता है वो हम लोग नेगेटिव ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ के रखते हैं जिसको कैथोड बोल रहे हैं हम लोग, और धनात्मक भाग से हम लोग ये पतला जो तार होता है उसको जोड़ के रखते हैं बाहर। फिर हम लोग इसको एक परिपथ से जोड़ देते हैं जिसकी सहायता से हम लोग ये प्रतिरोध लगा के धारा का मापन कर सकते हैं। इस तरीके से ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं, ये पॉइंट्स ध्यान होने चाहिए, ठीक है। ये डिटेल है, ठीक है। ये आयनीकरण चेंबर के बारे में हो गया, आयोनाइजेशन चेंबर की डिटेल होगी। अब मैं GM काउंटर की बात करूंगा। GM काउंटर, GM काउंटर, GM गणित्र,
ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? जीएम काउंटर के बारे में, जीएम गणित्र के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक सेकेंड, चलिए। तीन टाइप के मैंने डिटेक्टर बताए ना, तीन टाइप के डिटेक्टर बताए। आयनीकरण वाला, ये बात कर ली इसकी। प्रोपोर्शनल काउंटर, अगर प्रोपोर्शनल काउंटर पूछ लिया जाए तो वो जो डिटेलिंग है, संरचना, कंस्ट्रक्शन, वो तो सेम लिख देना। इसके अंदर क्या चीज चेंज होगी? इसके अंदर जो चीज चेंज होगी वो ये चेंज हो जाएगा। 10 to 200 वोल्ट नहीं होता इसमें। इसमें क्या होता है, करीबन 200 से 800 तक होता है, ये रेंज होती है। और इसमें करंट क्या कांस्टेंट नहीं होता, प्रोपोर्शनल में समानुपाती होता है। ये दो चीजें चेंज कर सकते हो, बाकी ये सारा डिटेल सेम लिख देना, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीएम काउंटर। जीएम गणित्र, गाइगर मूलर गणित्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, ये मान के चलिए। तो और कुछ रटो या ना रटो, ये छाप लेना माइंड में ध्यान से। इसके कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे हम लोग, कुछ कि ये स्पेसिफिक पॉइंट, उनकी डिटेलिंग करेंगे। सबसे पहले तो जीएम काउंटर के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोगों को पता है कि वो जो जो ग्राफ देखा था हमने, उस ग्राफ के अंदर पहले तो ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे हो जाता है आयनीकरण वाला, ये होता है रिकॉम्बिनेशन वाला, और फिर ये समानुपाती वाला, फिर ये लिमिटेड समानुपाती वाला, प्रोपोर्शनल, और फिर जाके जो आता है जीएम काउंटर आता है। ये वाला जो रीजन है, ये 0 से 10 तक ये होता है, फिर 200 तक ये होता है, फिर 800 तक ये होता है, फिर ये 800 तक होता है, 600 तक होता है, ये 200 और ये करीबन 600 तक ये होता होगा। ये 800 1000 के आसपास ये चालू होता है, ये 2000 तक, ठीक है। नहीं, ये 800 तक होता है, ये 800 तक होता है, ये 800 तक होता है। और ये कहाँ से चालू होता है? ये 1000-1200 के आसपास चालू होता है। यही था ना? कहीं मैं रेंज गलत तो नहीं लिख रहा? पहले लिखी थी मैंने, एक सेकेंड, क्योंकि रेंज है ये 600 तक जाता है, ये 800 1000 के आसपास चालू होता है, ठीक है। जो भी है, तो ये 800, ये 600 ले लो इसको, ये 800 1000 के आसपास चलो। तो ये वाला जो रेंज है, इसके अंदर जीएम काउंटर काम करता है। मतलब जो डिटेक्टर है, वो जो अभी जीएम काउंटर की बात करने वाला, वो डिटेक्टर कौन सी रेंज में काम करता है? इस रेंज में काम करता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये बता देंगे क्या जीएम काउंटर का क्या है, प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले इसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता हूँ। संरचना, संरचना, कंस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है, जो अभी थ्योरी लिखी थी सेम कॉपी कर। मतलब संरचना की जो थ्योरी थी, ये वाली, ये धातु का बना, ये पूरा डायग्राम छापना है सेम, वो लिखना, ठीक है। एक एक चीज क्लियर होगी, एक पॉइंट इसमें हो गया। संरचना कंप्लीट, ठीक है। किसी ने ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। हाँ जी। एक चीज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करूं कि काम कैसे करता है, ठीक है, तो या थ्योरी की बात करूं, थ्योरी, इसकी सिद्धांत बोल लो आप, इसका प्रिंसिपल बोल लो, कुछ भी पूछा जाए तो भी सिद्धांत, थ्योरी, इसकी थ्योरी क्या है, या वर्किंग भी बोल सकता हूं मैं इसकी। वर्किंग, वर्किंग में देखो मैं पॉइंट वाइज बात करूँ। पहला पॉइंट ऐसा है, क्या होता है इसका कंसेप्ट समझना। पहले तो इसका डायग्राम देख लो। डायग्राम तो मैंने बता दिया था कि जैसे ये जीएम काउंटर का ही एक स्पेसिफिकली जो डायग्राम है जीएम काउंटर का है। जीएम, तो इसमें क्या है, ये तो रीडिंग देगा, ये इसका तो बेसिक, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है ना बाद वाला, वो ये है जिसमें सर्किट वगैरह कनेक्टेड रहते हैं, वो ये है। और ये अंदर ये रीडिंग को रिफ्लेक्ट करता है कि कितने पार्टिकल आ रहे हैं, जो भी है।
इसमें होता है मेन जो जो काउंटर होता है वो ये होता है, मतलब जो डिटेक्टर है वो ये है, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं बोल रहा था सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है वो इस टाइप का ये रहा, ये तो है ही खैर, ये तो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, ये जो है मेन ये है, ठीक है। इसमें देखो ये कनेक्टेड है, ये एक वायर तो ये अंदर वाला बीच वाला जो वायर है ये है, ये प्लस से कनेक्टेड है एनोड से। और ये जो जो कवर है जिसके ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट ये देखो यहाँ से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। अंदर जो है ये देखो ये बीच वाला जो ये तो एक वायर है छोटा सा पतला सा, और इसके अंदर क्या होता है गैस के पार्टिकल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी गैस आता है या कोई भी पार्टिकल आते हैं तो वो पार्टिकल कैसे डिटेक्शन होता है, उनका क्या होता है, देखो समझो बात को। इसके अंदर जैसे अल्फा पार्टिकल आ गया, ठीक है, क्या है अल्फा पार्टिकल, इसके अंदर गैस है, वो गैस क्या करती है, अल्फा पार्टिकल आ रहा तो कोलिजन करेगा, मान लो ये अल्फा पार्टिकल, ये कोई भी इसका मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो पहले गैस भरी हुई है उस गैस का मॉलिक्यूल है, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल आके इससे कोलिजन कर लिया, जैसे कोलिजन करेगा मतलब एनर्जी ट्रांसफर करेगा इसको, इसको जैसे एनर्जी ट्रांसफर करेगा एनर्जी मिलेगी इसको, एनर्जी मिलेगी, ये एक्साइट होगा और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, एमिट कर देगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करके खुद क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, आयन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा। अब एक तो मान लो पॉजिटिव आयन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बन गया, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बना इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ेगा और ये जो आयन बना ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ेंगे जैसे ही वैसे इसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि चार्ज मूव करने लग जाते हैं करंट फ्लो होने लग जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ करंट जो फ्लो हो रहा है उसके बेस पे हम लोग आइडिया लगाएंगे कि अच्छा कि जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और मान लो कि हम लोगों ने कोई ऐसा यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया है गैस का, उससे एक ही इलेक्ट्रॉन वो एमिट कर सकता है, तो हम लोग इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे मान लो कि एक अल्फा पार्टिकल आया होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, दो अल्फा पार्टिकल आए होंगे तो उससे दो इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, वो तो इस गैस की प्रॉपर्टी के बेस पे कि गैस का क्या सीन है, गैस किस तरीके से रिएक्ट करता है, किसका इसका आयोनाइजेशन स्टेट क्या होता है उसके बेस पे डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मेन आइडिया क्या है, कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लो कि यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसका मतलब हम लोग ये सोचे होंगे कि 5 कोलिजन हुआ होगा, मतलब 5 अल्फा पार्टिकल आए होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आइडिया लगाते हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल या कितने बीटा पार्टिकल या कितने गामा पार्टिकल, कितने क्या पार्टिकल्स आ रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है यहाँ पे डिटेक्ट करने का। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन मिला होगा, ये मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये मॉलिक्यूल जाके क्या होगा, इस दीवार से जाके टक्कर करेगा, दीवार से जाके टक्कर करेगा, अपने को ये पता चल गया कि अच्छा एक पार्टिकल आया है जो कोलिजन किया है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट हुआ है और ये आयन आके यहाँ पे कोलिजन कर गया, इसका मतलब एक पार्टिकल हमारे को जैसे ये टच हुआ हमारे को पता चल गया कि एक पार्टिकल आ गया, हमने कितना पार्टिकल गिना, एक पार्टिकल। फिर दूसरा मॉलिक्यूल जाके टच करेगा दीवार को, दीवार मतलब ये मेटल वाला पार्ट, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल, तो हमारे को पता चलेगा अच्छा 2 पार्टिकल आ गए, फिर 3 पार्टिकल आ गए, इस तरीके से हर सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में, हर माइक्रो सेकंड में करीबन 500 पार्टिकल आ जाते हैं। तो बहुत मतलब बहुत फास्ट प्रोसीजर होता है ये, और बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग ये पता लगाते हैं। तो अच्छी मशीन होती है वो जल्दी जल्दी काउंट कर पाती है, जैसे मान लो पर सेकंड मेरे पास में 2000 पार्टिकल आ रहे हैं और मेरा जो प्रोसेसर है ये प्रोसेसर इतना स्लो है कि मैं 500 पार्टिकल ही मेजर कर पाता हूँ 2000 में से 500 ही, तो इसके मतलब है कि इसकी एफिशिएंसी कम है, डिटेक्टर अच्छा नहीं है। तो एफिशिएंसी क्या है वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि यहाँ से पार्टिकल आएंगे, कोलिजन करेंगे, कोलिजन से क्या होगा, मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट होंगे, आयन इधर टक्कर करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाके चले जाएंगे, उससे जैसे ये कोलिजन करेंगे यहाँ पे टक्कर करेंगे, दीवार से टकराएंगे आयन, हमारे को पता चलेगा कि उधर कोई पार्टिकल आया है, ठीक है। जब तक ये दीवार से टक्कर करे तब तक दूसरा पार्टिकल नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारे को पता ही नहीं चलेगा, हम तो पहले वाले को काउंट करें तब तक दूसरा आ गया तो दूसरे वाले को काउंट ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा। तो ये प्रोसीजर होता है किसमें में, इसमें ये काम करता है। अब देखो क्या है, अगर वोल्टेज कम होता है तो क्या होता है, यहाँ पर कोलिजन होती है, पार्टिकल बनते और धीरे धीरे जाके वो टकराते और थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, हो गया ये। अगर वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जल्दी जल्दी कोलिजन होता है और वो जाके दीवार से टकरा जाते हैं, करंट फ्लो हो जाता है। अगर और ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कोलिजन होते हैं, पार्टिकल बनते हैं, जो पार्टिकल बन गए वो और ज्यादा कोलिजन करेंगे और नए नए आयन बनेंगे,
वो और किसी से कोलिजन कर लेंगे, फिर और आयन बनेंगे। क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होगी तो बीच में क्या होगा, उनका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, अफरा तफरी हो जाएगी, भीड़ की तरह भागेंगे इधर उधर, क्राउड हो जाएगा। तो काफी मॉलिक्यूल जो है वो आयंस काफी ज्यादा बना देंगे, और जो नए आयन जनरेट हो रहे हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज काफी ज्यादा है तो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर। तो उसकी वजह से क्या होगी, क्राउड में जैसे हो जाता है ना कि बहुत सारी भीड़ क्राउड है, तो वहां पर क्या हो जाता है, लोग इधर उधर जाते हैं तो टक्करें बहुत ज्यादा होती है, कोलिजन बहुत ज्यादा होगी, एक साथ भागेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि वोल्टेज बहुत ज्यादा लगाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, कोलिजन बहुत ज्यादा होंगे, कोलिजन बहुत ज्यादा होंगे, तो कुछ पार्टिकल जनरेट हुए, वो स्टार्टिंग के कुछ पार्टिकल हो गए मान लो, बट यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से जो स्टार्टिंग के आयन बने ना, वो नए नए पार्टिकल से कोलिजन करेंगे और नए आयन बना देंगे, वो नए और पार्टिकल से कोलिजन करेंगे और नए आयन बना देंगे, और इस तरीके से बहुत ज्यादा आयन हो जाएंगे। तो इस टाइम पर जो करंट फ्लो होगा तो इतने सारे आयनों की वजह से होगा, या इतने सारे आयनों के साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए उनकी वजह से होगा। तो बहुत ज्यादा जो बाद में आयन जनरेट हुए ना उनकी वजह से होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल बने ना उनका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। गाइगर मूलर क्षेत्र के अंदर, गाइगर मूलर जो रीजन है उसमें इनिशियल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयनाइजेशन होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो प्रारंभिक जो आयनीकरण से जो मिलते हैं ना आयन, उन पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रोसीजर रहता है। ठीक है, ये इसके अंदर सारा सीन रहता है। तो इसका संरचना तो हो ही गई थी, कंस्ट्रक्शन वो वैसा का वैसा। तो सिद्धांत में क्या है, सिद्धांत में यही है कि क्या है कि जब स्टार्टिंग में थोड़ा वोल्टेज लगाते तो प्रारंभिक जो स्टार्टिंग में जो आयन बनते हैं उन पे डिपेंड नहीं करता है इसमें करंट। करंट किस पे डिपेंड करता है, इसमें क्या होता है, नए आयन जो बनते हैं वो वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल्स, दूसरे अणुओं से टक्कर करते हैं और ज्यादा आयन बना देते हैं, और वो जो नए आयन बने वो और मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके उनसे कोलिजन करके और आयन बना देते हैं। इस तरीके से आयनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट और बहुत तेज गति से हो रही है, और बहुत ज्यादा आयनाइजेशन हो रहा है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा पार्टिकल मिलेंगे, नंबर ऑफ आयनाइजेशन, नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा होंगे, उसकी वजह से करंट काफी ज्यादा होगा। और स्टार्टिंग में जो आयन बने थे केवल उन पे डिपेंड नहीं कर रहा, बाद वाले आयनों पे डिपेंड कर रहा करंट। ये जो है ये पॉइंट वाइज हम लोग लिख दें। ठीक है, मैं एक थोड़ा आइडिया बताऊं पॉइंट वाइज कैसे लिखते हैं थ्योरी को, थोड़ा आइडिया बताता हूँ। जैसे मैंने ये जो कहानी सुना है ना, इसको पॉइंट वाइज कैसे तोड़ोगे आप, ऐसे प्रारंभ में जब वोल्टता का मान बढ़ाया जाता है तो अणुओं का आयनीकरण होता है, उसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। when voltage increases initially then ions will generate। ठीक है, ये एक हो गया। सेकंड पॉइंट, जब वोल्टता का मान अधिक हो जाता है तो जो आयन बनते हैं वो बने हुए आयन दूसरे अणुओं से टक्कर करते हैं, और उन टक्करों से और आयन बनते हैं, तो आयनों की संख्या अधिक हो जाती है, जिसके कारण धारा का मान भी अधिक हो जाता है। अतः धारा का मान प्रारंभिक आयनों पर निर्भर नहीं करता है। सिंपल सा कंसेप्ट है ये। ठीक है, द इनिशियली जनरेटेड आयंस will collision with other molecules, consequently more more ions and electrons will be generated and current will increase rapidly. So the value of current does not depend only on the initial number of ions। इस तरीके से हम लोग इसको पॉइंट वाइज डिवाइड कर सकते हैं। ये ऐसा इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिद्धांत में अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ, सिद्धांत में चलता रहेगा ये, छोटे छोटे इसमें एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं क्या, एक तो होता है क्वेंचिंग, जिसको बोलते हैं समन प्रक्रिया। समन प्रक्रिया से पहले होता है एवेलांस, एवेलांस एवेलांस भी बोलते हैं इसको, एवेलांस एवेलांस क्या है, जैसे मैंने अभी ये कहानी सुनाई ना आपको कि जैसे स्टार्टिंग में मान लो थोड़ा वोल्टेज लगाया तो क्या हुआ, 5 मॉलिक्यूल जो है 5 अणु आयनों में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब ये जो 5 है ना दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे और 5 से 25 बन जाएंगे, मतलब ज्यादा बन जाएंगे। एग्जाम्पल है 5 से 25 हो गए, 25 से फिर 100 हो गए, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 1000, इस तरीके से रैपिडली इंक्रीज होते, बहुत फास्ट इंक्रीज होंगे। ये जो प्रोसेस है
कि आयनों से, प्रारंभिक आयनों से और आयन बन गए, फिर और कोलिजन करेंगे, और आयन बनेंगे, फिर और आयन बनेंगे, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। इसको बोलते हैं एवलांस। ठीक है, ये इसके अंदर हो गई। अब देखिए क्या है, अब प्रोसेस कहीं पे आके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम लोग क्या है, जैसे डिटेक्टर क्या मशीन है, जैसे मान लो यहां से एक अल्फा पार्टिकल आया, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल आया, और अल्फा पार्टिकल मान लो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से कोलिजन करता है, ये इससे टकराया, टकराया मतलब एनर्जी दी इसको कोलिजन के बाद में, यहां से एक आयन बना पॉजिटिव और एक बना इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन तो इस, ये जो बीच में एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके पास चला गया, उससे करंट फ्लो हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव है ये इस दीवार पे आके, धातु वाली दीवार पे जो कि नेगेटिव है टर्मिनल है, उस पे आके टक्कर करेगा, उस पे कोलिजन करेगा। अब जैसे ये कोलिजन करेगा अपने को पता चल जाएगा कि हाँ क्या हुआ है, एक कोई अल्फा पार्टिकल आया है, उसकी वजह से ये यहाँ पे एक आयन बन गया। ये जब कोलिजन करेगा जाके यहाँ पे दीवार पे टकराएगा, भिड़ेगा, तब जाके पता चलेगा अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो इसमें, इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है ना, टाइम लगता है। बेसिकली टाइम के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन ऐसा है कि यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया और ये कोलिजन किया, आयन बना, और आयन जाके यहाँ से टकराया, तब जाके हम लोगों ने गिना एक। फिर दूसरा अल्फा पार्टिकल आया, फिर दूसरा अल्फा पार्टिकल दूसरा आयन से कन्वर्ट किया, और ये आयन कन्वर्ट हुआ, आयन जाके यहाँ पे टक्कर किया, फिर हमने जैसे टक्कर किया तब पता चला कि अच्छा दो आ गए। ठीक है, अब मान लो कि बहुत फास्ट आ रहे हैं, इसको ये प्रोसेस होने में, यहाँ से टक्कर करने के बाद में ये आयन जाके यहाँ से टकराए, उसमें मान लो 3 सेकंड का टाइम लग रहा है। वैसे नैनो पिको सेकंड का भी टाइम नहीं लगता, बहुत फास्ट होता है, लेकिन मैं मान लो एग्जांपल के लिए माने कि 3 सेकंड का टाइम लग रहा है, और अल्फा पार्टिकल आ रहा है हर 2 सेकंड में, तो हर 2 सेकंड में पार्टिकल आ रहा है, और मेरे को तो एक को काउंट करने में 3 सेकंड लगते हैं। तो ये मान लो कि इधर से मान लो 4 पार्टिकल आ गए, और फटाफट फटाफट मान लो 2 सेकंड के अंदर 3 सेकंड में यहाँ से कितने पार्टिकल आ जाएंगे, 6 पार्टिकल आ जाएंगे, और मैं 3 सेकंड में मैं 2 ही पार्टिकल को मेजर कर पाऊंगा, काउंट कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे 3 सेकंड तो एक पार्टिकल को काउंट करने में लगते हैं। तो मैं तो 6 सेकंड के अंदर केवल 2 पार्टिकल को ही काउंट कर पाया, जबकि आ कितने गए, 6 पार्टिकल आ गए। तो इसका मतलब है कि जब आयोनाइजेशन बहुत फास्ट होता है ना, तो हम लोग गिन नहीं पाते, उनको काउंट नहीं कर पाते। अब काउंट करना है तो अपना टारगेट है, काउंट सही से नहीं कर पाएंगे तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं पता लगा पाएंगे कि वहां पे न्यूक्लियर प्रोसेस हो क्या रहा है। तो यहाँ जो फास्ट हो रहा है ना, बहुत फास्ट आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग एक दूसरा गैस इसके अंदर भर देते हैं, जनरली एल्कोहल, एल्कोहल जो है दूसरा मटेरियल डाल देते हैं इसके अंदर। तो एल्कोहल को गैसियस फॉर्म में रखते हैं हम लोग, इसको एल्कोहल को गैसियस फॉर्म में रख लेते हैं इसको। तो वो एल्कोहल क्या करता है, इसको कंट्रोल, ये जो प्रोसेस बहुत बहुत फास्ट हो रहा है ना, इसको स्लो कर देता है, ताकि हम लोग काउंट करें तब तक ये इस एल्कोहल के साथ में रिएक्शन कर सके। एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो इनको काउंट करने में अपने को वक्त मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। तो क्या है, इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है इसकी वजह से। तो इस ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आयनीकरण बहुत फास्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, काउंट नहीं कर पाते, गणना नहीं कर पाते। तो गणना करने के लिए ये जो प्रोसेस है, ये जो पार्टिकल सारे उनका नियंत्रण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक मेटेरियल मिला देते हैं। ये जो मेटेरियल मिलाते हैं उसको बोलते हैं समन कारक। क्या बोलते हैं, समन कारक। समन कारक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वेंचिंग, क्वेंचिंग एजेंट। ये जो गैस भर रहा है ना, जैसे एल्कोहल को हम लोगों ने गैसेस फॉर्म में डाल दिया, वो यहाँ पे जनरली और भी गैसेस काम में ले सकते, कुछ भी और मटेरियल काम में ले सकते, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली जो काम में लेते हैं एल्कोहल लेते हैं हम लोग। तो एल्कोहल को हम लोग एज ए क्वेंचिंग एजेंट काम में लेते हैं, शमनकारी के रूप में, समन कारक के रूप में काम में लेते हैं। शमन कारक की सहायता से क्या किया जाता है, समन कारक की सहायता से इस प्रोसेस पे नियंत्रण किया जाता है, ताकि हम लोग गणित की जो वो पार्टिकल्स की गणना आसानी से कर सके। ठीक है, ये होता है, ये क्वेंचिंग होता है, क्वेंचिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेंचिंग को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और कर देता हूँ, इसमें क्या होता है। जैसे क्वेंचिंग के लिए एक ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ की हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे वोल्टेज और टाइम के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं। इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया
कि एक पार्टिकल को रीड करने में, एक पार्टिकल को गिनने में थोड़ा वक्त तो लगता ही लगता है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो उस वो जो टाइम लगता है उस टाइम तक दूसरे पार्टिकल अगर आ गया तो उसको काउंट नहीं कर पाएंगे हम लोग। जैसे एक पार्टिकल आया, कोलिजन किया और ये जाके इस दीवार से टक्कर करेगा मान लो, तो ये यहाँ से ये जो प्रोसेस है उस टाइम तक अगर दूसरा पार्टिकल आ गया ना तो हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे उस दूसरे वाले पार्टिकल को, हम तो इसको ही काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पार्टिकल को काउंट करें उसी टाइम पे अगर दूसरा पार्टिकल आ गया ना तो हम लोग उस दूसरे पार्टिकल को काउंट नहीं कर पाएंगे। मतलब उस दूसरे पार्टिकल के लिए डिटेक्टर एक तरीके से वर्क ही नहीं कर रहा, डेड स्टेट में है। मतलब इसको बोलते हैं पैरालिसिस टाइम। जितने टाइम तक हम लोग एक को काउंट कर रहे हैं उतने टाइम तक वो दूसरे को काउंट नहीं कर पाएगा, तो दूसरे के लिए एक तरीके से डिटेक्टर क्या है, पैरालाइज्ड है। तो पैरालाइज्ड है मतलब उस स्टेट में काम नहीं करेगा, तो जितने टाइम तक वो काम नहीं कर पाता, दूसरे पार्टिकल को रीड नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं पैरालिसिस टाइम। ठीक है, जैसे इसमें वोल्टेज और टाइम के बीच में इस तरीके का कुछ कर्व बनता है, जैसे वोल्टेज पहले कांस्टेंट रहता है और जैसे वो काउंटर वाली पोजीशन होती है उसमें इस तरीके से जाता है, ये नीचे जाता है और फिर वापस से उस पोजीशन में आता है, इस तरीके से रहता है। ये जो मतलब इतना टाइम होता है ना, ये इतने टाइम तक, इतने टाइम तक वो दूसरे पार्टिकल को रीड नहीं कर पाता, इसको टीपी बोलते हैं, टॉप पी। इसको बोलते हैं पी मतलब पैरालिसिस स्टेट या पैरालिसिस टाइम है, पैरालिसिस टाइम। इसके अंदर इतने टाइम में ये जनरली होता है जैसे 10⁻⁻⁶ माइक्रो से, ऐसा नहीं, ये कुछ ऐसा होता है जैसे मान लो 0.3 पिको सेकेंड या माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड, इतना सा बहुत कम होता है पर होता है, ये इतना होता है, इसको इस तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो इतने टाइम में अगर कोई दूसरा पार्टिकल आ जाता है तो हम लोग उसको रीड नहीं कर पाते हैं। ये हो गया। क्या क्या पढ़ लिया एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा सिद्धांत नहीं, संरचना, कंस्ट्रक्शन। तो वो पहले वाला वो पाइप ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, वो छोटी छोटी चीजें 10 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर का रेडियस, वो बैटरी से कनेक्ट कर दो, वो सारा प्रोसेस। फिर सिद्धांत के अंदर वर्किंग के अंदर ऐसा है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, आयन बनते हैं, फिर वो आयन दूसरे और आयन बनाते हैं, फिर वो और आयन बनाते हैं, फिर वो और आयन बनाते हैं, टक्कर करते 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 और बहुत ज्यादा स्पीड में क्या होता है, वो बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत सारे आयन बन जाते हैं, उसकी वजह से करंट का वैल्यू काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ये सारी बातें इसके अंदर लिख देना। फिर ये जो प्रोसेस होता है कि पार्ट आयोनाइजेशन से और आयन बने और ये कंटिन्यूसली लगातार चलता रहता है, तो इससे बहुत ज्यादा पार्टिकल बनते हैं। ये जो सिचुएशन है, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं एवेलांस। ठीक है, अब एवेलांस बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल बनते हैं, तो हम लोगों को क्योंकि काउंट भी तो करना है ना, हम काउंट नहीं कर पाए उससे पहले और बन जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई दूसरा पार्टिकल मिलाते हैं, कोई दूसरा गैसियस या कुछ दूसरा मटेरियल मिलाते हैं, उस मटेरियल को बोलते हैं हम लोग शमन कारक, क्वेंचिंग एजेंट, जनरली एल्कोहल मिलाते हैं इसके लिए। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग एक ही क्वेंचिंग पढ़ रहे हैं, उसी टाइम पे मैंने ये बता दिया कि क्या होता है, एक पार्टिकल को रीड करा, उस टाइम पे दूसरा पार्टिकल आ गया तो वो दूसरे पार्टिकल को रीड नहीं कर पाएगा, तो जितने टाइम तक वो दूसरे पार्टिकल को रीड नहीं कर पाएगा उतने टाइम तक वो एक तरीके से डिटेक्टर पैरालाइज्ड है, मतलब काम नहीं करेगा रीड करने के लिए, दूसरे को डिटेक्ट करने के लिए, तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं पैरालिसिस टाइम। वोल्टेज और टाइम के बीच में इस टाइप का कुछ कर्व मिलता है। ठीक है, इसको डेड टाइम बोलते हैं, मृत समय, और इसको बोलते हैं रिकवरी टाइम। ठीक है, ये मतलब आधा आधा कर सकते हैं हम लोग चाहे तो इसको, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जा रहा। ये डेड टाइम होता है, इसको टी बोलते हैं, और ये जो इधर वाला टाइम है ये वाला टाउ रिकवरी आर बोलते हैं। तो ये जो टोटल टाइम है ना, ये टी डी प्लस टाउ आर, ये मिलके होता है, ये पैरालिसिस टाइम है टोटल। ठीक है, ये क्वेंचिंग हो गई। अब देखो ये जो क्वेंचिंग एजेंट मिलाते हैं ना, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ये जो क्वेंचिंग एजेंट मिलाते हैं, जैसे एल्कोहल मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो क्या करता है, क्वेंचिंग एजेंट करता क्या है, जैसे यहाँ से कोई पार्टिकल आ रहा था, बाहर से अल्फा पार्टिकल आया, तो वो अंदर गैस के मॉलिक्यूल है उनसे टक्कर करके उनको आयन बनाएगा। उससे पहले आयन बनाएगा, तो वो ज्यादा आयन बनाएगा तो हम लोग गिन नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसी कोई गैस या कोई दूसरा मटेरियल मिला दें कि वो जो मॉलिक्यूल पहले से गैस का है उसको आयन नहीं बनाए, और वो जो नया मटेरियल बनाए ना उसका आयनाइजेशन कर दे, उसका आयनीकरण कर दे। तो वो नया मटेरियल मिला है, उसका आयनीकरण पहले हो जाना चाहिए। तो उसका आयनीकरण पहले कब होगा, या उसका आयनाइजेशन पहले कब होगा, जब उसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आयनाइजेशन के लिए। अरे जो मटेरियल है ऐसा है,
कि जैसे मान लो कि मैंने आर्गन मिला रखा है, आर्गन तो नॉर्मल गैस है जिससे हम लोग काउंट कर रहे हैं। अब प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो रहा है, तो आर्गन पे आके ये मिलेगा, आर्गन आयन बनाएगा और आयन बनाएगा इसके पास जाएगा, तो ये प्रोसेस फास्ट हो रहा है। तो हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं इसको। कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आयन नहीं बने, तो फास्ट आयन नहीं बने उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दूसरा मटेरियल मिला देते हैं कि इसका आयन ना बन के उसका आयन बन जाए, तो वो अलग तरीके से काम करेगा। तो मान लो कि यहाँ पे जैसे कुछ एल्कोहल का या कुछ और बना दिया हमने, तो वो जो है वो इससे इससे आयन बना दे, एल्कोहल का आयन बना दे, या एल्कोहल या जो भी मटेरियल मिला दे उसका आयन इससे पहले बन जाए। मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए इसके कंपैरिजन में। मतलब इसका आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है, मतलब आयनन विभव, वो कम होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, ताकि इससे पहले ही इसका आयनीकरण हो जाए, इसका आयनाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो ये क्वेंचिंग एजेंट जो है ना, अशमनकारी, इसकी एक एक क्या बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टी, मतलब विशेषता। इसकी एक विशेषता तो ये होती है कि इसका जो जो क्वेंचिंग एजेंट होता है उसका जो आयनन विभव होता है, आयनन विभव, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं इसको, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, वो गैस है उसके कंपैरिजन में कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये है, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जैसे वो जो मेन गैस है जो आर्गन मिला है हमने, वहां से क्या होता है, कुछ जैसे फोटोन निकलते हैं, तो उन फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, ये पार्टिकल करते हैं, ये जो आयन बने ना, ये जो नए आयन बने वो करते हैं। और वो फोटोन एब्जॉर्ब करके वो क्या करते हैं, वो डिसोशिएट हो जाते हैं। डिसोशिएट मतलब वो टुकड़ों में टूट जाते हैं या दूसरे तरीके से वो सेट हो जाते हैं, वो मतलब अपनी फॉर्म खत्म कर लेते हैं, वियोजन बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है, फोटोन एब्जॉर्प्शन का प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब फोटोन को एब्जॉर्ब कर सके, फोटोन का अवशोषण कर सके। तो एक प्रॉपर्टी इनमें ऐसा होना चाहिए कि फोटोन का अवशोषण कर सके। थ्योरी है ये पूरा, पर लॉजिकल चीजें हैं तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। फोटोन का अवशोषण कर सके, एब्जॉर्प्शन कर सके, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और एब्जॉर्प्शन करने के बाद में वियोजन हो सके, वियोजन मतलब डिसोसिएशन, मतलब वो अपनी जो उसका जो एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्म को खत्म करके डिसोसिएट हो जाए, वियोजन हो जाए, मतलब दूसरे दूसरे नए पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ओरिजिनल खत्म हो जाए। तो डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए इसमें, डिसोसिएशन प्रॉपर्टी, वियोजन। तो ये तीन चार प्रॉपर्टी है, ये चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, किसके अंदर, क्वेंचिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये क्वेंचिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ और चीजें बता देता हूँ, जैसे अब जीएम काउंटर का जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ ऐसे आता है, जैसे करंट और ये जैसे वोल्टेज है, तो वो इंक्रीज होता है वोल्टेज स्टार्टिंग में, जैसे करंट इंक्रीज होता है, फिर ऐसे होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, जहां से जीएम काउंटर का जो रीजन स्टार्ट होता है, गाइगर मूलर गणित्र का जो क्षेत्र स्टार्ट होता है, जहां से मान लो यहां से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं वीटी, थ्रेशोल्ड वोल्ट था। इसको थ्रेशोल्ड को हिंदी में बोलते हैं दिमाग से निकल गया मेरे, कुछ बोलते हैं इसको, ये जो ग्राफ है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे वोल्टेज ले लो V1, ये V2, तो ये जो जहां से ये स्टार्ट होता है, जहां से गाइगर मूलर क्षेत्र स्टार्ट होता है, जीएम रीजियन, जीएम रीजियन, जीएम क्षेत्र बोलते हैं इसको। ये जहां से स्टार्ट होता है उसको बोलते, जहां जिस वोल्टेज पे चालू होता है उस वोल्टेज को बोलते हैं थ्रेशोल्ड, टी फॉर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड तो हमने पहले भी काम में लिया, थ्रेशोल्ड को हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अभी दिमाग से निकल गया, आपको पता होगा, ये स्टार्टिंग जहाँ से होती है उसको बोलते हैं। हमने ये उसमें पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की थी। जो भी है इसका नाम मैं भूल गया, पर ये थ्रेशोल्ड बोलते हैं इसको, जहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे इंक्रीज होता है, फिर क्या होता है, इसके बाद में ये जो स्लोप है ना इसका, ये स्लोप कांस्टेंट हो जाता है। जिस रीजियन में स्लोप कांस्टेंट हो जाता है इसको बोलते हैं प्लेटो क्षेत्र।
ये जो है प्लेटो, प्लेटो प्लेटो रीजियन, प्लेटो क्षेत्र, ये वाला, ये है प्लेटो, प्लेटो रीजियन ये, ठीक है। प्लेटो रीजन क्या है, पहली चीज तो जहां से जिस वोल्टेज पे चालू होता है ये, उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल देते हैं। और जिसमें जिन वोल्टेज की परास में, जिस वोल्ट तक की परास के अंदर इसकी जो क्या बोलते हैं स्लोप है, ढाल, ग्राफ की ढाल नियत हो जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या, प्लेटो क्षेत्र। ये जिसमें स्लोप विल बी कांस्टेंट, दैट रीजन इज नोन एज प्लेटो रीजन। ये प्लेटो हो जाएगा। फिर आगे प्लेट हो गया। इसकी जो स्लोप होती है ना, इसकी स्लोप जैसे ऐसे मान ले यहाँ पे जो करंट आ रहा है तो कुछ पार्टिकल निकलेंगे तभी तो करंट आता है। मान लो यहाँ पे जब आ रहा था तो पार्टिकल निकल रहे थे N1, यहाँ पे जब था तो पार्टिकल निकले थे N2। तो इसकी जो स्लोप है ना, वो स्लोप इस तरीके से दी जाती है। स्लोप का जो कैलकुलेशन होता है वो ऐसा होता है, स्लोप का कैलकुलेशन जो है वो ऐसे कुछ ऐसे होता है। कैसे होता है, N2 माइनस N1 अपॉन एन का जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू इंटू 100 अपॉन V2 माइनस V1, इसके करेस्पॉन्डिंग वोल्टेज V1, इसके करेस्पॉन्डिंग वोल्टेज V2। ये जो है ये स्लोप होता है। और ये स्लोप का वैल्यू है, स्लोप का वैल्यू, ढाल का वैल्यू, वो 5% से कम होना चाहिए। 5% से कम होना चाहिए, मतलब मैंने 1 वोल्ट इंक्रीज किया और ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या है 5 पार्टिकल बन जाए, एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि एक वोल्टेज मतलब 100 वोल्टेज इंक्रीज किया और 5 100 वोल्टेज का कंसेप्ट यहाँ पे सेट नहीं होगा। ये मैं अभी इसको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो वैल्यू है स्लोप का वैल्यू 5%, इसका वैल्यू 5% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा होता तो क्या होता है, 5% से ज़्यादा होता तो ये इस रीजन में चला जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर पार्टिकल जनरेट होंगे, आयन जनरेट होंगे और करंट का वैल्यू अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो फिर हम लोग इस डिटेक्टर का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो स्लोप का वैल्यू शुड बी लेस देन 5%। ये आ गया। ये इसमें हमने इसके बारे में बात कर ली, किसके बारे में, ग्राफ के बारे में। क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, रिपीट करता हूं मैं। जीएम काउंटर में पॉइंट वाइज देखो क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर लिए। जीएम काउंटर इस रीजन में काम करेगा, ठीक है। संरचना इसकी, कंस्ट्रक्शन वो पहले बनाया वैसा। सिद्धांत, सिद्धांत में क्या होता है, पहले थोड़े पार्टिकल बनते, फिर और ज्यादा पार्टिकल बनते, फिर वो दूसरे आयन, दूसरे पार्टिकल से टक्कर करके और आयन बनाते और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता और बहुत ज्यादा मात्रा में करंट बनता है इसमें, है ना। फिर इस ये जो प्रोसेस होता है कि पार्टिकल से और पार्टिकल, आयन से और पार्टिकल बन रहे, फिर कोलिजन करेंगे, फिर और आयन बनेंगे, इसको बोलेंगे एवलांच, एवलांच बोलते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक पार्टिकल मिलाते हैं, उसको बोलते हैं समन कारक। और ये जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं समन क्रिया, समन प्रक्रिया, क्वेंचिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको कंट्रोल करने को। और जो पार्टिकल, जो एजेंट मिलाते हैं, जो गैस या जो भी मिलाते हैं, उसको बोलते हैं क्वेंचिंग एजेंट, ठीक है। अब क्वेंचिंग एजेंट जो मिलाया उसके कुछ प्रॉपर्टीज होने चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं मिला सकते आप। तो क्वेंचिंग एजेंट का प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए कि उसका जो आयनन विभव है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो कम होना चाहिए, वो गैस है ना उसमें जो मिला रखे उससे कम होना चाहिए। दूसरा, उसमें फोटोन को अब्सॉर्प्शन करने का गुण होना चाहिए, फोटोन को एब्जॉर्प्शन कर सके उसको। दूसरा, डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसमें वियोजन हो सके, फोटोन को अवशोषित करके वो वियोजित हो जाए, ठीक है। फिर ये जो ग्राफ है जीएम काउंटर वाला, जो छोटा सा हिस्सा मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये वाला कहाँ गया, कहाँ गया, ये है इसका, इसका हमने डिटेलिंग यहाँ पे की है, इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो इसमें भी छोटा सा ऐसा है कि ये जो है पहले तो थोड़ी देर तो अलग तरीके से इंक्रीज होता है, फिर क्या होता है कांस्टेंट आ जाता है रेट। ये जो ढाल है, ये स्लोप है, वो कांस्टेंट हो जाता है। ये जो कांस्टेंट है जहाँ से स्टार्ट होता है उसको तो वीटी थ्रेशोल्ड बोल देते हैं। और ये जो कांस्टेंट वाला था उसको तो बोलते हैं प्लेटो रीजियन, प्लेटो क्षेत्र, ये प्लेटो क्षेत्र है। और ये हो गया। फिर इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप का वैल्यू इस तरीके से गिवन होता है। और ये 5% से कम होना चाहिए, 5% से ज़्यादा हो गया तो ये इस रीजन में पहुंच जाता है आगे वाले में, जिसमें फिर कंट्रोल नहीं होती चीज़ें। फिर वो जीएम काउंटर का हिस्सा नहीं है, जीएम काउंटर से बाहर चला गया, जीएम काउंटर फिर उसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। जीएम काउंटर के लिए वोल्टेज का रेंज है 2000 तक के रखना है आपने को, है ना। आगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी दक्षता, दक्षता
एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऐसी तो है कि मैं मान लो कि 1000 पार्टिकल इसके पास में भेजू पर सेकेंड, और ये कितने पार्टिकल बता रहा है कि कितने पार्टिकल आ गए, वही तो एफिशिएंसी बताएगा। कि मान लो कि मैं 1000 अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और ये डिटेक्ट कर पा रहा 500 कोई, तो इसकी एफिशिएंसी आधी होगी, 50% एफिशिएंसी है। अगर मैं 100 पार्टिकल भेज रहा हूँ और ये 50 को रीड कर पा रहा है, तो इसकी 50% दक्षता होगी, एफिशिएंसी कम है। ठीक है, जीएम काउंटर की एफिशिएंसी 90% के आसपास तक होती है। जैसे 1000 भेजेंगे ना तो 900 के आसपास तक ये रीड कर पाता है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को नीटा से n/n, ये कितने पार्टिकल आ रहे हैं इनकमिंग, इनकमिंग पार्टिकल पर सेकेंड, आपतित कण, और ये है कितने पार्टिकल को गणना कर पा रहा है, कितने पार्टिकल की गणना कर पा रहा है, काउंटिंग कितने का हो पा रहा है, नंबर ऑफ काउंटिंग्स। क्या बोलेंगे इसको, गणित्र द्वारा मापे गए कण, कणों की संख्या, कि कितने पार्टिकल हमने इन्होंने रीड किए, उसके हिसाब से इसकी एफिशिएंसी निकल के आएगी। ठीक है, इसका एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है 1 - n टॉप पी, ये भी होता है। ये जो टॉप पी है वो क्या है, पैरालिसिस टाइम है। टॉप पी क्या है, पैरालिसिस टाइम, पैरालिसिस टाइम। ठीक, वो पहले जो बताया था ना पैरालिसिस टाइम, वो है ये। कई बार इस पे न्यूमेरिकल इस पे आता नहीं है, जनरली कभी आया नहीं, लेकिन मैं इस पे एक न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा लास्ट में। ये है, ठीक है। अब देखिए, ये एफिशिएंसी हो गई, ये इसका कर्व का एक्सप्लेनेशन हो गया, ये इसका क्वेंचिंग का एक्सप्लेनेशन हो गया। कई बार छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहाँ से, डायरेक्ट क्वेंचिंग एजेंट के बारे में पूछ लेता है। शमन प्रक्रिया क्या है और शमन कारक की विशेषताएं बताइए, व्हाट इज क्वेंचिंग फैक्टर, और गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वेंचिंग एजेंट। तो ये चीज़ पूछ लेता है इसके बारे में, और ये चीज़ आती है। कई बार प्लेटो क्षेत्र के बारे में पूछ लेता है कि प्लेटो क्षेत्र क्या है, व्हाट इज प्लेटो रीजन। तो प्लेटो रीजन जिसमें ये जो कर्व है ये क्या रहता है, इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहती है, ढाल नियत रहती है, उसको बोलते हैं। उसमें स्लोप का वैल्यू ये दे सकते हो, प्लेटो रीजन को एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो कभी ये प्लेटो के बारे में पूछ लेता है, कभी ये क्वेंचिंग के बारे में पूछ लेता है, कभी ये टोटल के बारे में पूछता है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें पूछता है। इसमें और भी चीज़ें बता देता हूँ मैं, एक दो एडवांटेज देख लो इसके, एडवांटेज, एडवांटेज, एडवांटेज मतलब फायदे। आप इससे जैसे काफ़ी अल्फा पार्टिकल को मेजर कर सकते हैं, बीटा पार्टिकल को मेजर कर सकते हैं, गामा पार्टिकल, इनके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, एफिशिएंसी ठीक है तो काफ़ी ये मेजर कर पाता है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है कुछ, इसकी कमियां भी है। डिसएडवांटेज, कमियां ये है कि जैसे ये न्यूट्रॉन टाइप के जो पार्टिकल होते हैं ना, जिन पे चार्ज नहीं होता, उनको रीड नहीं कर पाता, उनके बारे में कोई पता नहीं लगा पाता। और भी कई चीज़ें होती है, जैसे ये एनर्जी के बारे में कोई पता नहीं लगा पाता, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट करने का जो तरीका वो एनर्जी पे कोई फोकस नहीं करता, तो एनर्जी के बारे में कोई पता नहीं लगा पाता। दूसरा, जो टॉप पी होता ना, मतलब पैरालिसिस टाइम, मतलब जिस टाइम में कोई दूसरा पार्टिकल आ जाए तो उसको रीड नहीं कर पाता है, तो ये पैरालिसिस टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें। उतने टाइम के अंदर करीबन 500 पार्टिकल आ जाते हैं, तो उन 500 पार्टिकल को रीड ही नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इसका पैरालिसिस टाइम है 10 माइक्रो सेकेंड, तो 10-12 माइक्रो सेकेंड में 500 पार्टिकल आ जाता है। ये स्पीड बहुत फास्ट होती है पार्टिकल आने की। तो 500 पार्टिकल आ गए, उन 500 पार्टिकल को इतने टाइम में मेजर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने टाइम तक तो वो दूसरे पार्टिकल को रीड करा, तब तक इतने सारे 500 पार्टिकल और आ गए, तो उनको रीड नहीं कर पाएगा। तो ये इसका जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कुछ कमियां भी है लेकिन कुछ फायदे भी है। ये पूरा जीएम काउंटर होता है। ठीक है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं हम लोग, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कई बार दे देते हैं, मतलब आपके आया हुआ नहीं है लेकिन मैं बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर इतने 10-15 मिनट का होगा, उसमें मैं क्या करूंगा, जीएम काउंटर और जो प्रोपोर्शनल काउंटर है उनका कंपैरिजन करूंगा।
5-10 मिनट का बेसिकली, वो कुछ बड़ा नहीं है। मेन जो है वो यही है, ये आएगा एग्जाम में, जीएम काउंटर एग्जाम में 100% आएगा, जीएम काउंटर आएगा। तो ये पॉइंट वाइज मैंने बता दी है सारी चीज़ें, तो ये आपको पॉइंट वाइज ध्यान रखना है। ये देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने होते, थ्योरी तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज बना सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इसके अंदर, उसमें करीबन 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, और इसके बाद में ये चैप्टर, ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। उसमें कुछ नहीं है, एक टेबल बनेगी, उसमें टेबल में क्या है, कंपेरिजन होगा जीएम काउंटर का और प्रोपोर्शनल काउंटर का। इनका काउंटर तो 5-7 पॉइंट लिखेंगे, और इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे, जो कि कभी आया नहीं है न्यूमेरिकल, लेकिन मैं बता दूंगा क्या क्या पता आ जाए तो छोटा सा, ठीक है। जीएम काउंटर पर डे लेना, वो आएगा 100%, ठीक है। चलिए इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। ओके। और वैसे इस टाइम पे अगर मैं इस ईयर की बात करूँ, 2021 में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, तो 50% सिलेबस आएगा। 50% सिलेबस का मतलब है कि आप 2 यूनिट भी कर लेते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा करके आ जाते हो पर अच्छा, मैं इसको 50%, 50% सिलेबस आएगा, तो 50% सिलेबस के अंदर आप लोग, मतलब आप 2 यूनिट भी अगर कवर कर लेते हो ना, तो 2 यूनिट के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें कर पाएंगे आप। क्योंकि 2 यूनिट के अंदर एक्चुअल में क्या है कि यूनिट का बाउंडेशन हटा दिया है, कि आप ऐसा नहीं है कि अथवा वाला जो और में क्वेश्चन आता है वो नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हो। 50% पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो आपके लिए ईजी है, 2 यूनिट पढ़ के भी आप काफ़ी सारा कर सकते हो, ठीक है। तो 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब कि ऑलमोस्ट 16-17 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप 2 यूनिट से भी आप करीबन 20-22 मार्क्स का 20 मार्क्स के आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपको 16-17 का करना है, तो 2 यूनिट को भी अच्छे से कर लेते हो तो भी हो जाता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, इसमें छोटा सा 10 मिनट का पोर्शन बचा है, ठीक है। चलिए इसको फिनिश कर देते हैं। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और चलिए पढ़िए थोड़ा बहुत, ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए आप, ठीक है। चलिए।